हेलो एवरीवन। सो थॉमस स्कॉट इंडिया पे आज हम डिस्कशन करेंगे। इस कंपनी को लास्ट ईयर से हमने ट्रैक करना स्टार्ट किया था, बट बीच में मैंने एक्टिवली ट्रैक करना छोड़ दिया था क्योंकि कंपनी कॉन कॉल वगैरह करती नहीं थी। इतना ज़्यादा अपडेट भी नहीं आता था कंपनी का फ्रीक्वेंटली। बट इस क्वार्टर में फर्स्ट टाइम इन्होंने कॉन कॉल किया अपना। कुछ जो इनके इश्यूज लग रहे थे जैसे हाई वर्किंग कैपिटल हो गया, मार्जिन की वोलेटिलिटी हो गई, उन सारी चीज़ों पे मैनेजमेंट ने एक्सप्लेनेशन दिया है। सो उस पर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। बिजनेस का आएगा कैसा आउटलुक लगता है इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करें तो लिस्टेड स्पेस में एक कंपनी है बांग ओवरसीज लिमिटेड करके। वो जो कंपनी है वो 92 में स्टार्ट हुई थी। तो थॉमस स्कॉट इंडिया ना उसी बिजनेस से डीमर्ज हुआ था 2010 के अंदर। उनका काम था ये गारमेंट अप्रैल वगैरह एक्सपोर्ट करने का। थॉमस स्कॉट इंडिया जब 2010 में उससे डीमर्ज हुई तो इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। मतलब ये जो बीइंग ह्यूमन, रेड टेप वगैरह जो आप ब्रांड देखते हो, इन कंपनीज के लिए कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती थी एपरल गारमेंट्स वगैरह की। अब 2012 2013 से लेकर के 2020 2021 तक का पीरियड देखोगे ना आप, 7 8 9 साल का, तो मतलब ऐसा लगेगा बिजनेस बिल्कुल डेड था। वही 20 21 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू होता था कंपनी का 2013 में, एंड सेम आप देखोगे 2021 में, उसमें भी वही सेम 20 21 करोड़ का रेवेन्यू था कंपनी का। तो इनके जो ये ई कॉमर्स वाले डिवीजन के जो इनके हेड हैं, जो एमडी हैं, वेदांत बांग, इन्होंने 2017 के आसपास ना, मतलब इंडिया में ये अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी कि आपका ई कॉमर्स जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। कंज्यूमर्स का जो शॉपिंग बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है, एंड नेक्स्ट 10 15 ईयर्स में वो ब्रांड्स एक बड़ा मार्केट शेयर अपना मतलब बिल्ड कर सकती है जो ऑनलाइन प्रेजेंस अपना एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बना ले। तो वहां पे इन्होंने कुछ जो आपके बड़े पॉपुलर ब्रांड्स हैं उनका लाइसेंस लेके जो आपके मार्केट प्लेस होते हैं जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन पे उनको रिटेलिंग करना स्टार्ट किया। फिर आगे आपका कोविड। अब कोविड में हुआ क्या कि जो ऑनलाइन कंजम्पशन आपका 5 साल बाद होना था, उसने उसको काफी पहले कर दिया। पूरी दुनिया आपकी ऑनलाइन आ गई। मतलब ग्रोसरी से लेकर के फैशन रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं सबका शॉपिंग कंजम्पशन जो है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो गया। वहां पे कोविड के बाद इन्होंने, प्रोमोटर्स ने खुद से थोड़ा बहुत कैपिटल इन्फ्यूज किया बिजनेस में, एंड इन्होंने अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया थॉमस स्कॉट इंडिया करके। फिर कंपनी का मॉडल क्या हो गया, पहले तो B2B था, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब कंपनी ने ट्रांजिशन कर लिया B2C की तरफ। तो जितने भी ये मार्केट प्लेस हैं आपके, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह, यहाँ पे कंपनी एक तो खुद के ब्रांड्स की रिटेलिंग करती है, थॉमस स्कॉट इंडिया के नाम से इनका खुद का ब्रांड है। दूसरा जो इन्होंने लाइसेंस लिए हैं कुछ ब्रांड्स के, आई थिंक 6 से 7 ब्रांड्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स की कंपनी रिटेलिंग करती है। तो B2B से पूरी तरीके से B2C बिजनेस में इन्होंने अपने मॉडल को ट्रांजिशन किया है। अब इसका इंपैक्ट अगर आप देखोगे तो जो रेवेन्यू कंपनी का पूरे साल में 20 21 करोड़ होता था 2021 में, लास्ट 4 ईयर्स में अगर आप देखोगे तो उसमें 7 टाइम की ग्रोथ देखने को मिली है। आई थिंक FY25 के आसपास ही लगभग 150 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट करा है। मार्जिन पहले 3 4% के होते थे, अब ऑलमोस्ट 3 टाइम का इंप्रूवमेंट उसमें देखने को मिला है। 12 to 13% के मार्जिन हो गए कंपनी के। प्रॉफिट पहले हार्डली होता था कंपनी का, 1 2 करोड़ का पैट था। अभी लास्ट ईयर कंपनी ने 13 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, प्लस रिटर्न रेशियोज भी इंप्रूव हुए हैं कंपनी के, ROE ROCE के नंबर। चाहे ग्रोथ अगर हम देखें या रिटर्न रिटर्न मैट्रिक्स देखें, सब में अच्छी इंप्रूवमेंट है लास्ट 3 4 ईयर्स की अगर हम बात करें। अब इनका PPT गो थ्रू करते हैं एंड थोड़ा बहुत मॉडल को और अच्छे से समझते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया, 15 ईयर से ज्यादा पुरानी कंपनी है। 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इनके आज के टाइम पे। कोविड से पहले तक एक ही था, अभी पिछले कुछ सालों में इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में भी एक्सपेंशन किया है। तो पर मंथ इनकी कैपेसिटी कितनी है, 1,40,000 की। 1,40,000 यूनिट्स पर मंथ कंपनी प्रोड्यूस कर सकती है। 4 फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं कंपनी के जहां पे ये अपने ऑर्डर्स कस्टमर को शिपिंग वगैरह करते हैं जहां से। फिर ये इनका पूरा जर्नी रहा है जो हमने डिस्कस किया। अब अभी इनका रेवेन्यू मिक्स आप देखोगे तो 95% रेवेन्यू कंपनी का B2C से आता है। पहले पूरा 100% कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग B2B था, अब वो वाला पार्ट से 5% है और 95% आपका B2C बिजनेस हो चुका है। देन ये पूरी हमने जर्नी डिस्कस करी कंपनी की, कोविड से पहले क्या था और अब कंपनी B2C में अपने आप को कन्वर्ट कर चुकी है। इनका मैन्युफैक्चरिंग या फिर ये जो भी ये प्रोडक्ट वगैरह प्रोड्यूस करते हैं उसमें कंपनी का कहना है हम डेटा टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इनकी मैनेजमेंट का बोलना है, जैसे आप बाकी ऑनलाइन रिटेलर्स को देखोगे उनका प्रोसेस कैसे होता है कि पहले वो ट्रेंडी डिजाइन देखते हैं, उसके बाद अपने वेंडर से या खुद के मैन्युफैक्चरिंग करके उसको वो प्रोड्यूस करते हैं और फिर पुशिंग फैक्टर के ऊपर उनका फोकस होता है। मतलब कस्टमर को प्रमोशन ऑफर देना, डिस्काउंट वगैरह देना, और फिर 10 आर्टिकल 10 डिजाइन अगर आपने लॉन्च किए तो उसमें से वो वेट करते हैं कि मैक्सिमम क्लिक कर जाएं और बाकी को हम मतलब डिस्काउंट वगैरह देकर के सेल ऑफ करेंगे। तो कंपनी का कहना है कि हमारा वैसा स्ट्रेटेजी नहीं होता है, हम रिसर्च ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मतलब सबसे पहले हम नीड आइडेंटिफाई करते हैं कि कस्टमर को चाहिए क्या आज के टाइम पे, उसके अगेंस्ट में सप्लाई कितनी है मार्केट में, और अगर हम वो आर्टिकल लॉन्च करें, अगर हम वो डिजाइन लेकर के आए मार्केट में, तो हमारा ऑफ टेक कितना हो सकता है, मतलब कितना ट्रैफिक हमको मिलेगा,
हमारे वो आर्टिकल्स के ऊपर, उसमें से कितना कन्वर्जन हो सकता है, कितना हम पर आर्टिकल मार्जिन बना सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम हमारी प्रिडिक्टिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, मतलब हमें लगभग एक अच्छा सा आइडिया लग जाता है कि हमें इस डिजाइन के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो उसके बाद कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग वगैरह स्टार्ट करती है। सो डेटा का बहुत अच्छा यूज करते हैं ये। देन इनके ये एआई मॉडल भी हैं, थ्रेड एआई करके, कैटलॉग एआई करके। इनके कॉन कॉल में समझेंगे कंपनी इसको कैसे यूज करती है। इसके बाद इनके फुलफिलमेंट सेंटर जो है ना, वो चारों जोन में है, मतलब वेस्टर्न जोन हो गया, साउथ जोन हो गया, ईस्ट जोन हो गया, नॉर्थ जोन हो गया। सबसे बड़ा महाराष्ट्र के अंदर है कंपनी का। 6,000 ऑर्डर्स पर डे वहां पे कंपनी मतलब उसकी कैपेसिटी है टोटल। देन इनका बिजनेस स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो थोड़ा थोड़ा आप आरबीजेड की तरह बोल सकते हो, मतलब प्रोडक्ट तो बिल्कुल अलग है, वो ज्वेलरी है, ये एपरल के अंदर है, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा सा वैसा ही है। एक इनका भी मैन्युफैक्चरिंग का डिवीजन है, फिर इसके बाद एक बिजनेस है जहां पे B2C में ये दूसरे ब्रांड की रिटेलिंग करते हैं, और एक B2C में ये खुद अपने ब्रांड्स की, थॉमस स्कॉट इंडिया के ब्रांड्स की रिटेलिंग करते हैं। तो थोड़ा सा उस तरीके का स्ट्रक्चर है बिजनेस का। इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे कंपनी की प्रेजेंस है, एंड ये सारे ब्रांड्स हैं जिनके लिए कंपनी रिटेलिंग का काम करती है। देन इनका रिटेलिंग में मतलब इन्होंने ऑफलाइन स्टोर भी ओपन करे हैं, लेकिन इससे रेवेन्यू नहीं आता अभी कंपनी को कुछ खास, मतलब इन्होंने कुछ नंबर वगैरह इसका बताया भी नहीं है कॉन कॉल में। ये जस्ट एज अ पायलट कंपनी अभी टेस्ट कर रही है इसको कि कितना फुटफॉल आता है, कैसा रिस्पॉन्स रहता है। सारे के सारे बैंगलोर में इन्होंने ओपन करे, तो अभी कोई खास इस पे नंबर वगैरह भी डिस्क्लोज इन्होंने किया नहीं है इसका। देन इनका रेवेन्यू मिक्स अगर आप देखोगे तो जो B2C के खुद के ब्रांड्स है कंपनी के, थॉमस स्कॉट के, उससे लगभग 35-36% रेवेन्यू आता है इनका। 60% के आसपास कंपनी के जो लाइसेंस ब्रांड्स हैं उनसे रेवेन्यू जनरेट करती है, और 4 से 5% इनका B2B कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आता है। प्लस कैटेगरी वाइज आप देखोगे तो मेंस अपैरल पे काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है, 84% रेवेन्यू कंपनी का इसी पर्टिकुलर कैटेगरी से आता है। किड्स अपैरल से 7% है। इसके अलावा वुमेन एसेसरीज आप देखोगे, हैंडबैग्स वगैरह, वहां से कंपनी को 6% का रेवेन्यू आता है। अब इसमें मतलब वैसे तो ठीक है, मेंस अपैरल से आपको ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन अभी करंटली अगर आप इंडिया का लाइफस्टाइल सेगमेंट देखोगे ना, जितने भी लाइफस्टाइल रिलेटेड बिजनेसेस हैं, चाहे मेकअप के ब्रांड आप देख लो, नायका वगैरह, शुगर कॉस्मेटिक वगैरह, या फिर आपके ये जो आईवेयर के रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं, ज्वेलरी के रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं, इनमें एक ट्रेंड आप कॉमनली ऑब्जर्व करोगे लास्ट 4-5 ईयर्स के अंदर, इन सब में जो वुमेन वाला सेगमेंट है ना, उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। मेकअप के तो खैर पूरे वुमेन ओरिएंटेड ही ब्रांड्स हैं वो, लेकिन बाकी सेगमेंट्स भी आप देखोगे लाइफस्टाइल में, उनमें वुमेन सेगमेंट के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। सो लास्ट 5-7-8 ईयर्स में अगर आप वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट डेटा ट्रैक करोगे, तो सबसे बड़ी चीज हुई है कि जो वुमेन वर्कफोर्स है हमारी इकोनॉमी के अंदर, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो जैसे जैसे उनका इनकम बढ़ रहा है, तो ये जो लाइफस्टाइल रिलेटेड जो चीजें हैं, इन पे उनका एक्सपेंस वाला पार्ट, इन पे उनकी स्पेंडिंग जो है, उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। तो इस कंपनी के लिए अभी एक तरीके से वो नेगेटिव चीज भी है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी है इनके पास में, कि कल को चल के अगर ये वुमेन अपैरल में भी एक अच्छा अपना सेगमेंट क्रिएट कर लेते हैं, तो थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाएगा, प्लस इस पूरे पाई का जो सबसे फास्ट ग्रोइंग वाला सेगमेंट है वुमेन वाला, उसमें भी कंपनी को एंट्री मिल जाएगी। सो वहां पे इनको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। देन कंपनी का अगर हम इस क्वार्टर के रेवेन्यू वगैरह देखें, तो लगभग 40% की ग्रोथ है कंपनी के टॉप लाइन के अंदर। EBITDA लगभग डबल हो गया वाई लेवल पे, ऑलमोस्ट 400 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट देखने को मिला कंपनी के मार्जिन में। देन पैट पे भी अच्छी ग्रोथ है, 68%। अब पैट और इबिटा ग्रोथ में ना डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी का जो टैक्स एक्सपेंस है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बढ़ गया इस साल। पिछले साल था वो 20%, इस साल कंपनी ने टैक्स पे किया है 35% Q2 के अंदर। तो इस वजह से पैट में हमको उतना ग्रोथ नहीं दिख रहा जितना इबिटा में है, लेकिन पीबीटी लेवल पे अच्छा ग्रोथ आया कंपनी का। पूरा फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा गया है, 62-63% की टॉप लाइन ग्रोथ है। इबिटा अगेन डबल हुआ पूरे फर्स्ट हाफ में। पैट भी लगभग आपका वाई लेवल पे डबल हो चुका है। सो ग्रोथ के पैरामीटर पे काफी अच्छे नंबर्स हैं। बैलेंस शीट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कंपनी का, वही वर्किंग कैपिटल का, जो पहले भी हमने डिस्कस किया है। सो इनका अगर आप देखोगे डेट वगैरह का इशू नहीं है, लेकिन इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया, इसमें काफी ज्यादा इंक्रीज है। इन्वेंट्री फिर भी समझ आता है कि बिजनेस की ग्रोथ भी 60-70% से रही है लास्ट 1-2 साल में अगर हम देखें, बट ट्रेड रिसीवेबल अगर आप देखोगे इनका, तो 3x इंक्रीज है इसमें सिर्फ पिछले 1-1.5 साल में। 24 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल था आपका, अब वो लगभग 72 करोड़ हो गया। तो वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम है। रिटर्न रेशियो भी आप देखोगे तो थोड़े से इंपैक्ट हुए लास्ट ईयर, क्योंकि कंपनी ने फंड रेजिंग भी वगैरह भी करी थी। बाकी ग्रोथ के मैट्रिक पे ओवरऑल ठीक नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे। सो अब कंपनी का कॉन कॉल डिस्कस करते हैं, मैनेजमेंट ने कैसा आउटलुक दिया आगे का। तो सबसे पहले ग्रोथ गाइडेंस की अगर हम बात करें, तो कोई एक स्पेसिफिक नंबर इन्होंने नहीं बोला है, लेकिन इनका कहना है कि अगर आप हमारा पास्ट का परफॉर्मेंस देखोगे
तो हाई डबल डिजिट ग्रोथ हमने रिपोर्ट करी है। एंड अभी का जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, हम मतलब उस ग्रोथ को मेंटेन करने को लेकर के कॉन्फिडेंट है, मतलब यही 30 40 50% के आसपास का ग्रोथ मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कंटिन्यू रखने का। इनके बिजनेस में जनरली ये जो आपके फैशन रिलेटेड जो बिजनेसेस होते हैं, इनमें एक फाइनेंशियल ईयर में H2 में ना 60 से 70% रेवेन्यू आता है और 30 टू 40% आपका H1 में आता है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कंपनी का सेकंड हाफ का रेवेन्यू होना चाहिए 130 से 140 करोड़, यानी कि फुल ईयर का रेवेन्यू हो गया लगभग 250 करोड़ के आसपास। तो वाई आपका 60-65% की ग्रोथ आ जाएगी। तो उस ग्रोथ के आसपास कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। फिर आपका आता है एआई वाला पार्ट। सो जो हमने थ्रेड एआई इनका देखा, कंपनी का कहना है कि ये जो थ्रेड एआई है ना, ये हमको मतलब मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मतलब ये हमें सिर्फ ग्रोथ में हेल्प नहीं करता कि हमारा सेल्स को जल्दी मूव करे, ओवरऑल डिजाइनिंग में मतलब कौन सा आर्टिकल के लिए हमको जाना है नहीं जाना है, उसमें हमको बहुत अच्छी मतलब एक एफिशिएंसी बिल्ड करता है हमारे लिए। तो कंपनी सबसे पहले क्या करती है कि जितने भी ये मार्केट प्लेस हैं, अमेजॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, यहाँ पे डेटा चेक करती है कि कस्टमर ढूंढ क्या रहा है। विंटर वेयर का आइटम ढूंढ रहा है, बॉटम वेयर ढूंढ रहा है, या समर वेयर ढूंढ रहा है, या एथनिक वेयर में कुछ उसको चाहिए, कहां पे सबसे ज्यादा डिमांड है और उसके कंपैरिजन में सप्लाई में कहां पे सबसे ज्यादा गैप है इनके प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद कंपनी फिर अपना ये डेटा वगैरह यूज करके मतलब प्रिडिक्टिव मॉडल वहां पे यूज करती है कि अगर हम वहां पे वो डिजाइन वगैरह लॉन्च करें तो हमारा कितना रेवेन्यू बन सकता है, कितना प्रॉफिटेबिलिटी हम उसमें बना सकते हैं। उसके बाद कंपनी उस डिजाइन को लॉन्च करती है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि मेरे को डिजाइन का आइडिया लग गया, लेकिन एग्जैक्ट क्वांटिटी कि कितने क्वांटिटी में मेरे को वो लॉन्च करना चाहिए उस डिजाइन को, कितने मतलब एग्जैक्टली किस टाइमलाइन पे मेरे को वो ऑर्डर वगैरह लॉन्च करना चाहिए, ये सारे जो चीजें हैं कंपनी को डेटा वगैरह इसमें ये हेल्प करता है। फिर दूसरा है कंपनी का कैटेलॉग एआई। अब कैटेलॉग एआई में कंपनी क्या करती है कि जो किड्स वेयर का इनका सेगमेंट है ना, उसमें वो जो आप किसी प्रोफेशनल को हायर करते हो, स्टूडियो वगैरह को, मॉडल वगैरह को, जो आपको वो फोटोशूट वगैरह करते हैं, तो वो ना करके कंपनी एआई के थ्रू मतलब उसके प्रोडक्ट्स वगैरह, इमेज वगैरह को लेकर के प्रोफेशनल फोटो वहां पे क्रिएट करती है। तो इनकी कॉस्ट काफी ज्यादा बच जाती है उससे। प्लस किड्स वेयर में ये इसलिए भी काम कर जाता है क्योंकि जो आपके बायर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, आई मीन ब्रांड परसेप्शन उनका उनका इतना ज्यादा नहीं होता है जब वो किड्स वेयर के लिए परचेजिंग करते हैं। उनके लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो उनको आर्टिकल चाहिए, जो उनको डिजाइन चाहिए, अलग अलग कलर्स में वो अवेलेबल होना चाहिए, उस स्पेसिफिक साइज फिटिंग के अराउंड वो अवेलेबल होना चाहिए। अब उसमें आई मीन उसका प्रेजेंटेशन किस तरीके का है, रियल है या फिर कोई मॉडल के थ्रू आपने करवाया है, उस पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट उसका पड़ता नहीं है डिसीजन का। तो कंपनी के लिए वो बहुत अच्छे से क्लिक कर रहा है। प्लस इनकी कॉस्ट भी उससे सेव हो रही है। तो इनका कहना है कि हमारा कन्वर्जन अगर आप देखोगे तो 80 बेसिस पॉइंट उससे इंप्रूव हो गया इनफैक्ट। यानी कि पहले अगर 100 लोग आते थे हमारे पेजेस के ऊपर, उसमें से 5 लोग परचेज करते थे, आज के टाइम पे 5.8 हो गया हमारा कन्वर्जन। तो कन्वर्जन रेट बढ़ गया है, प्लस कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हमारा कम हो गया है। इसको कंपनी मेंस वेयर में यूज नहीं करती। सो इनका कहना है मेंस वेयर में अगर हम यूज करेंगे ना तो हमारा जो थोड़ा सा ब्रांड है उस पर इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि वहां पे कंज्यूमर को चाहिए, मतलब उस कस्टमर सेगमेंट को चाहिए कि रियल कोई मॉडल हो जिसमें मतलब वो अच्छे से उसको रिलेट कर पाए। सो वहां पे ये एआई वगैरह का अगर हम फोटोशूट यूज करेंगे तो वो ब्रांड वैल्यू को थोड़ा हमारा इंपैक्ट कर सकता है। टोटल इनकी टीम जो है 5 से 6 लोगों की टीम है जो ये टेक का काम करती है, एआई वगैरह का काम करती है। लेकिन इस पे आरओआई इनका अच्छा आता है। इनका कहना है कि हमारी रीस्टॉकिंग अच्छी हो जाती है, प्लस प्राइसिंग डिसीजन इसमें काफी बेटर तरीके से हम ले पाते हैं। देन इस क्वार्टर में मार्जिन कंपनी के एकदम से सडन स्पाइक हमको दिखा, 11-12% के मार्जिन 15% के आसपास हो गए। सो मैनेजमेंट का बोलना है कि इसका सबसे बड़ा रीजन था आपका ये जीएसटी का रेट कट। तो जीएसटी रेट कट में इनका कहना है कि कस्टमर का ना प्राइस इनसेंसिटिविटी बढ़ गई थी उस ड्यूरेशन में, तो उसका हमने बेनिफिट लिया। प्राइस सेंसिटिविटी क्या होता है, प्राइस इनसेंसिटिविटी क्या होता है? प्राइस सेंसिटिविटी हो गया कि मतलब कस्टमर पे ना आप प्राइस अपटेक नहीं ले सकते। अगर आप प्राइस इंक्रीज करने जाओगे तो कस्टमर जो है वो आपका मतलब परचेजिंग डिसीजन जो है उसको डिले कर देगा या डिनाई मोड में चला जाएगा। तो जैसे आप एफएमसीजी में देख लो, बहुत अच्छा एग्जांपल है। 2018-19 से लेकर के आप ये कुछ टाइम पहले तक का अगर डेटा देखोगे तो जितनी भी एफएमसीजी कंपनीज हैं मोस्टली आपको वॉल्यूम ग्रोथ नहीं दिखेगा। लो सिंगल डिजिट का वॉल्यूम ग्रोथ था, 3-4-5% का। कई सारे क्वार्टर्स में तो नेगेटिव वॉल्यूम ग्रोथ भी हमको देखने को मिला था। तो वो ऐसा फेज था जहां पे आई मीन कस्टमर की परचेजिंग पावर इंपैक्ट हो गई थी। अब ब्रांड के खुद के कॉस्ट बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन उनका बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ रहे हैं, लेकिन उसको वो पास ऑन नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए आप देखोगे एफएमसीजी कंपनीज के जो मार्जिन थे वो बीच में बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुए थे। तो वो हो गया प्राइस सेंसिटिव। अभी इनका क्या हुआ है, प्राइस इनसेंसिटिव, यानी कि आप प्राइस थोड़ा बहुत इंक्रीज भी कर दोगे तो भी कस्टमर के परचेजिंग डिसीजन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो जीएसटी रेट कट में वही हुआ था। फेस्टिव पीरियड भी आपका स्टार्ट हो गया था, नवरात्रि वगैरह का। जैसे आप दिवाली पे देखोगे, दिवाली पे जैसे आप आई मीन एग्जांपल के लिए जैसे आप अगर आप कोई हलवाई की दुकान पे जाते हो मिठाई वगैरह परचेज करने के लिए,
तो इन जनरल मोस्टली जो वो हलवाई वगैरह हैं वो भी थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। जो नॉर्मल डेज में उनका जो मिठाइयों का प्राइस होता है और उस पीरियड में जो प्राइस होता है उसमें वो उसको इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कस्टमर को परचेज करना ही है, चाहे हम 10 रुपए ज्यादा बढ़ाएं 20 रुपए ज्यादा बढ़ाएं। तो वो वाला केस था और उसका इन्होंने बेनिफिट लिया। कुछ आर्टिकल्स पे इन्होंने प्राइस अपटेक किया और रियलाइजेशन बेटर हुआ, मतलब वॉल्यूम ग्रोथ के साथ में वैल्यू ग्रोथ का भी बेनिफिट मिला, जहां से इनके मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। लेकिन इनडायरेक्टली हमको इससे ये भी समझ आता है कि ये मार्जिन इंप्रूवमेंट जो है ये सस्टेनेबल नहीं है, मतलब 14-15% के मार्जिन सस्टेनेबल नहीं है आने वाले क्वार्टर्स में। एक तरीके का वन ऑफ इसको आप बोल सकते हो। तो अगले क्वार्टर में वापस से कंपनी के मार्जिन वही 12-13% के आसपास हो जाएंगे। गाइडेंस इन्होंने इबिटा पे दिया है कि मेन हमारा टारगेट अभी ना ग्रोथ के ऊपर है, मतलब ग्रोथ हमारी प्रायोरिटी है। मार्जिन हम मेंटेन करने को देखेंगे करंट लेवल पे, मतलब 12-13% के आसपास। नियर टर्म में बहुत बड़ा मार्जिन एक्सपेंशन कंपनी एक्सपेक्ट नहीं कर रही है। फिर इनका कॉस्ट का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, तो जैसे अभी हमने स्लाइड देखा, उसी में एक स्लाइड अगर आप देखोगे तो कंपनी ने फुलफिलमेंट कॉस्ट का अपना वो मतलब डेटा शेयर किया था कि कैसे ईयर आफ्टर ईयर इनका फुलफिलमेंट कॉस्ट जो है वो पर यूनिट कम होता जा रहा है। यानी एक जो आर्टिकल आप अपने वेयर हाउस के अंदर जो स्टोर करते हो और उसको जो कस्टमर को शिपिंग के लिए भेजते हो, उसको स्टोरिंग का कॉस्ट पर ईयर कंपनी का कम हो रहा है। पहले 31 था, 31 रुपीज पर आर्टिकल, अब वो हो चुका है 19 रुपीज पर आर्टिकल। तो उसमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो फुलफिलमेंट कॉस्ट में कंपनी क्या क्या चीजें ऐड करती है, सो इनका कहना है कि एक तो सबसे पहले जब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से वो आर्टिकल हमारे ये वेयर हाउस के अंदर आता है, उसका कॉस्ट हम ऐड करते हैं। फिर उसका क्वालिटी चेक होता है उस प्रोडक्ट का, उसके बाद उसको स्टोर किया जाता है। फिर कस्टमर का ऑर्डर आने के बाद उसको पैकिंग वगैरह की जाती है। तो कस्टमर को शिपिंग करने से पहले तक का जो भी प्रोसेस होता है ना, जो भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं, उसमें जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं वो सब हम इसमें ऐड करते हैं। जब शिपिंग के लिए निकल गया, आउट फॉर डिलीवरी हो गया, तो वो फिर हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट के अंदर आता है कि जो हमारा कुरियर पार्टनर है या फिर जो लॉजिस्टिक पार्टनर है उसका फ्यूल कॉस्ट वगैरह, ये सारे चार्जेस अलग होते हैं। लेकिन उस टाइम तक, उस स्टेज तक हमारा जितना भी कॉस्ट है वो हम फुलफिलमेंट कॉस्ट के अंदर ऐड करते हैं। तो उसमें कंपनी को ईयर आफ्टर ईयर जो है वो ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है। देन इन्वेंट्री हमने इनका देखा काफी इंक्रीज हुआ है अभी फर्स्ट हाफ के अंदर। तो उसका रीजन वही सेम है जो हमने बाकी सारे कंपनीज के लिए डिस्कस किया। ये H1 अगर आप देखोगे ना, H1 ऑफ FY26, तो आपको अक्रॉस सेक्टर, चाहे आप ऑटो देखो, ऑटो एंसिलरी देखो, EMS देखो, फैशन रिटेलर्स को देखो या फिर रिटेल ज्वेलरीज को देखो, सबके इन्वेंट्री जो है ना वो नॉर्मल ईयर से थोड़े से ज्यादा इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। क्योंकि जीएसटी रेट कट की वजह से मोस्टली कंज्यूमर्स ने अपना जो बाइंग डिसीजन था उसको डिले कर दिया। तो Q3 Q4 आपका सारे बिजनेसेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा वॉल्यूम निकलने का टारगेट रहेगा। तो इसलिए इन्होंने भी इन्वेंट्री उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग पहले से बिल्ड करके रखी है। और आपका वेडिंग सीजन, फेस्टिव सीजन तो है ही उसके साथ में। रिसीवेबल्स क्यों कंपनी के ज्यादा हैं, मतलब 71-72 करोड़ के आसपास के रिसीवेबल्स हैं। सो उनका कहना है कि हमारा रिसीवेबल साइकिल अगर आप देखोगे ना, तो ये जो मार्केट प्लेस हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह, इनसे 1 से 1.5 महीने का रिसीवेबल साइकिल हमारा रहता है। यानी कि आज अगर सेल्स हुई है इनके प्लेटफॉर्म पे, तो पैसा जो हमको आएगा वो आएगा 45 डेज से लेकर के 75 डेज के बीच में। इसीलिए रिसीवेबल का नंबर हमारा 71-72 करोड़ के आसपास है। प्लस सेल साइकिल अगर आप पूरा समझोगे बिजनेस का, तो एक जो प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करते हैं, तो मैन्युफैक्चर मतलब उसको पूरा कंप्लीट करने में 30 से 45 डेज का टाइम लगता है। यानी 1 से 1.5 महीना लगता है पूरे मैन्युफैक्चरिंग साइकिल के अंदर। उसके बाद 100 डेज का टाइम लगता है उसको मतलब क्लीन करने में, उसको सेल करने में, उस इन्वेंट्री को क्लीन करने में। तो पूरा 130-140 डेज का कंपनी का सेल्स का साइकिल होता है। देन कंपनी का किड्स वेयर वाला सेगमेंट, मेंस वेयर वाला सेगमेंट क्यों अच्छा कर रहा है, ज्यादा रेवेन्यू वहां से क्यों आता है। सो उनका कहना है उन दोनों सेगमेंट में ना हमारा रिटर्न रेट जो है वो काफी लो है। रिटर्न रेट का मतलब हो गया कि सपोज आपने कितने कस्टमर्स ने आपका वो ऑर्डर किया, आपने शिपिंग भेजा और उसमें से कितना रिटर्न का ऑर्डर आया, मतलब कस्टमर ने वापस कर दिया आपको। तो जितना कम होगा उतना अच्छा, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री कम रहेगी, एक्स्ट्रा कॉस्ट आपका बच जाता है उन सारी चीजों से। तो कंपनी का इन दोनों सेगमेंट में रिटर्न रेट काफी लो है। जो वुमेन वाला कैटेगरी है, वुमेन अपेरल वाला जो कैटेगरी है, उसमें रिटर्न रेट हाई है कंपनी के लिए। वैसे इन जनरल वो ऑफलाइन में भी हाई होता है, लेकिन रिटेलिंग में मतलब ऑनलाइन रिटेलिंग में उस पर्टिकुलर सेगमेंट में अभी तक कंपनी को ज्यादा सक्सेस मिली नहीं है। तो उस पर कंपनी वर्क कर रही है। सीरियस फोकस है इनका हैंडबैग्स वाली कैटेगरी में। सो कंपनी कह रही है जो हैंडबैग्स है उसमें ये रिटर्न रेट हमको बिल्कुल मेंस वेयर, किड्स वेयर के लेवल का देखने को मिल रहा है। काफी लो रिटर्न रेट्स हैं, क्योंकि उसमें साइजिंग का, फिटिंग का इतना ज्यादा इशू नहीं होता है। प्लस डिजाइन वगैरह भी इतना फास्ट उसमें चेंज नहीं होता जितना वुमेन अपेरल वाले कैटेगरी के अंदर होता है। तो वो हमारे लिए अच्छा कर रहा है एंड हमारा टारगेट है कि उसका शेयर हम आगे चल के और इंक्रीज करें। ये अच्छा इसलिए भी होगा क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी अपेरल वाली कैटेगरी से थोड़ी सी डाइवर्सिफाई होगी। अभी तो 90-91% रेवेन्यू इनका सिर्फ अपेरल वाली कैटेगरी से आता है।
देन जो क्विक कॉमर्स सेगमेंट है आपका, बिग बास्केट वगैरह, ये ब्लिंकिट वगैरह, वहां पे कंपनी इतना एग्रेसिवली अभी एक्सपैंड करने को नहीं देख रही है। मेन फोकस है अभी मिंत्रा एम नाउ पे। मिंत्रा का जो एम नाउ होता है ना, आई थिंक विद इन डे, एक दिन के अंदर वो डिलीवर करता है वो भी, तो उस पर कंपनी थोड़ा बहुत अपना टेस्ट वगैरह कर रही है। ब्लिंकिट और बाकी प्लेटफॉर्म पे इसीलिए इतना एग्रेसिव अभी एक्सपैंड नहीं कर रही कंपनी, क्योंकि वहां पे ना मार्केटिंग कॉस्ट काफी ज्यादा है। सो उनका कहना है कि मार्केटिंग कॉस्ट तो हम कर देंगे, लेकिन उसका आरओआई हमें नहीं लगता कि हम उस पर जनरेट कर पाएंगे। रीजन उसका ये है कि जो कंज्यूमर माइंडसेट है ना क्विक कॉमर्स के लिए, वो फैशन में अभी उतना ज्यादा इंपल्सिव बाइंग नहीं आया है। मतलब कस्टमर जो है वो कंफर्टेबल है एक दिन के वेट करने के लिए, कि आज अगर उसने ऑर्डर किया कोई फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट, तो एक दिन का वो वेट कर सकता है। तो वहां पे हमारे जो फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं, ज्यादातर सिटीज में हम विद इन 1 डे आज के टाइम पे डिलीवर कर रहे हैं। लास्ट ईयर ये 3 डेज 4 डेज होता था, अब ये 1 से 2 डेज हो गया, तो उसमें इंप्रूवमेंट किया है कंपनी ने। तो इसलिए क्विक कॉमर्स पे अभी इतना एग्रेसिवली कंपनी अप्रोच नहीं कर रही है। बाकी कंपटीशन इंटेंसिटी, वो जो आपके लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स होते हैं, कंपनी कह रही है कि कस्टमर सेगमेंट ही अलग है। जिस कस्टमर को ऑफलाइन शॉपिंग करनी होती है उसका माइंडसेट अलग होता है, उसको मतलब वो टच फीलिंग चाहिए, ट्राई करना है उसको एक एक आर्टिकल्स को, तो उसका माइंडसेट अलग है। और जो आपके ऑनलाइन शॉपर्स होते हैं उनका मतलब अलग माइंडसेट होता है, उनको कन्वीनियंस ज्यादा चाहिए। तो हमें नहीं लगता कि वहां से कोई ज्यादा हमको कंपटीशन इंटेंसिटी देखने को मिल रहा है। बाकी मीशो के ऊपर इनकी इतनी प्रेजेंस नहीं है अभी, तो कंपनी कह रही है मीशो पे हमको प्राइस कट लेना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा लो प्राइस पे वहां पे आर्टिकल सेल करना पड़ेगा, तो वो हमारी ब्रांड वैल्यू को थोड़ा सा डाइल्यूट कर सकता है, इसीलिए कंपनी अभी उसको अवॉइड करने को देख रही है। तो ये ओवरऑल डिस्कशन था इस कंपनी के ऊपर। नंबर्स ओवरऑल ठीक है, एक लेकिन इनका एक प्रॉब्लम हुआ, एक चैलेंज आया है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा लास्ट 3-4 हफ्ते के अंदर स्टॉक भी 15-20% करेक्ट हो गया इसका। सो इनका ना ये जो महाराष्ट्र के अंदर जो इनका ये फुलफिलमेंट सेंटर है, उसमें एक फायर इंसिडेंट हुआ है। तो एक तो वैसे Q2 में भी हुआ था, आई थिंक एनसीआर जोन के अंदर जो इनका फुलफिलमेंट सेंटर है उसमें भी फायर इंसिडेंट हुआ था, लेकिन उसमें इतना ज्यादा ऑपरेशंस को इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। ये जो महाराष्ट्र के अंदर जो है उसमें एक फायर इंसिडेंट हुआ है। कंपनी ने आई थिंक 25 या 26 नवंबर को एक्सचेंज में ये अपडेट ऐड किया था। सो उनका कहना है वहां पे जो हमारे स्टॉक्स हैं, मतलब इन्वेंट्रीज वगैरह हैं, वो भी थोड़ी बहुत इंपैक्ट हुई है, बिल्डिंग को भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ा है। इसकी वजह से इनको अपने ऑपरेशंस वहां पे बंद करने पड़े हैं अभी। और अभी कब दोबारा स्टार्ट होगा, कितने टाइम में कंपनी उसको स्टार्ट करेगी, इस पे कोई अपडेट नहीं है। तो अगर ये कंटिन्यू रहता है तो एक शॉर्ट टर्म में एक बड़ा चैलेंज हो सकता है कंपनी के लिए, यानी कि Q3 जो कि आपका एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर हो सकता था, वो माइट भी थोड़ा सा वीक चला जाए कंपनी के लिए, जैसा पहले एक्सपेक्टेशन था इस कॉन कॉल तक। तो ये एक इंसिडेंट है कंपनी के लिए। बाकी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वर्किंग कैपिटल बहुत हाई है कंपनी का, मतलब आई थिंक 270-250 डेज के आसपास का वर्किंग कैपिटल है। कैश कन्वर्जन साइकिल भी कंपनी का काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो वो एक चीज है जो क्लोजली मॉनिटर करना है। वैल्यूएशन वाइज आप देखोगे तो कंसिडरिंग अगर ये फायर इंसिडेंट ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता है कंपनी के ऑपरेशंस को, तब तो कंपनी 18-19 करोड़ के आसपास का पैट रिपोर्ट कर सकती है फुल ईयर में। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे फॉरवर्ड पी 26-27 का बनता है। मतलब वैल्यूएशन वाइज ठीक है, अगर हम ग्रोथ के अकॉर्डिंग देखें 40-50% की ग्रोथ है बिजनेस में, लेकिन बाकी फंडामेंटल्स अगर आप देखोगे ना वो काफी वीक लगते हैं। आप कैश फ्लो का नंबर देखो या वर्किंग कैपिटल का नंबर देखो, वो काफी वीक हैं। तो उस अकॉर्डिंग मतलब बाकी बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं अभी मार्केट में, लेकिन ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे।